अब यहां से यह है कि मनुष्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, वो चयन कर सकता है, उसके पास विकल्प होते हैं, वो चुन सकता है। तो ये तो बहुत खुश होने की बात है। लेकिन क्या इतनी भी खुश होने की बात है? नहीं। क्यों? क्योंकि चुनने का अधिकार है, वो चुन सकता है, चुनने की आजादी है। लेकिन यह जो उसके निर्णय का अधिकार है ना, इससे उसका अस्तित्व तो पता लगता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने द्वारा चुने हुए निर्णय का फल भी भोगने को अभिशप्त है ना। परिणाम होगा, उसको भी निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र है और उसका परिणाम भुगतने को भी स्वतंत्र है। ठीक है। तो और मोहन राकेश के इस नाटक में हम ये देखते हैं कि पहला तो ये मिथ ऑफ सिसिफस, हर पात्र चाह रहा है कि हमको सुख हासिल हो, उसी कोशिश में लगा है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है। कैसे? क्योंकि महेंद्र नाथ है, वो बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस अच्छा चलता है, पावरफुल हो जाता है, घर में उसकी धाक चलती, लेकिन वो स्थिति स्थायी नहीं होती है। उसकी का बिजनेस ठप होता है, उसकी परिस्थिति खराब होती है, घर में उसका महत्व कम हो जाता है। तो यहाँ पर खुशी मिलती है लेकिन स्थायी तो नहीं हो जाती है। उसकी पत्नी भी, हाँ, उसकी पत्नी भी खुशी प्राप्त करने के लिए निर्णय लेती है कि नहीं भैया, मुझे इस पुरुष से नहीं, इस पुरुष के पास जाना है, जुनेजा से नहीं, मुझे महेंद्र नाथ से शादी करनी है। शादी करने के बाद भी, हाँ, जगमोहन के पास जाती। तो निर्णय लेने के लिए तो स्वतंत्र है ना, लेकिन निर्णय का परिणाम भी तो भुगतना उसको पड़ता है। वो जाती है, वो जगमोहन के पास जाती है, लेकिन उससे तुरंत अनुभव होता है कि नहीं, ये आदमी जो है वो सही नहीं है, वो बात नहीं है। ठीक है, होता है ना कि इसमें तो वो बात नहीं है। इसी तरह से जितने जन के पास जाती है, किसी को लगता है बड़ा दो मुहा आदमी है, हाँ, डुअल फेस है, डुअल पर्सनालिटी है। कोई जो बहुत खर्च करता है तो उससे लगता है कि अरे, ये तो मुझ पर क्या, सब पे खर्च करने की इसकी आदत है। होता है ना। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्णय ले रहा है सब, लेकिन निर्णय का परिणाम भी भुगत रहा है ना। परिणाम ये भुगत रहा है कि असंतुष्ट होता है, बार बार दुखी होता है, परेशान होता है। तो ये चीज सबके साथ है। बेटी है, वो भी घर से भाग जाती है, निर्णय लेती है, लेकिन निर्णय का परिणाम भी भुगतती है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है ना। तो हर पात्र ऐसा है जो निर्णय ले रहा है, लेकिन जो भी प्रमुख पात्र है निर्णय ले रहा है, लेकिन उसके परिणाम को भी भोगने के लिए विवश है, और बिना निर्णय लिए रह नहीं सकता है। ये भी अस्तित्ववाद का इस पर प्रभाव है। समझिए। साथ ही साथ अगर हम इसको देखें, अस्तित्ववाद की अगर हम बात करते हैं, अस्तित्ववाद क्या कहता है? अस्तित्ववाद यह कहता है सबसे प्रमुख क्या है। पहले कहा जाता था धर्म ग्रंथ है, नीति शास्त्र है, दर्शन प्रमुख है ना, संस्थाएं प्रमुख है, कानून प्रमुख है, इतिहास प्रमुख है, ये तमाम चीजें जो है, हमारी संस्कृति प्रमुख है, हमारे परंपराएं प्रमुख है, ये जो बताएंगी वैसा हमें करना है। तो मनुष्य से ज्यादा इनको महत्व दिया गया ना। लेकिन अस्तित्ववाद कहता है कि नहीं, सबसे अधिक महत्व अपने अस्तित्व का है, मनुष्य के अस्तित्व का सबसे अधिक महत्व है। कोई दर्शन हम नहीं मानते हैं, कोई नियम नहीं मानते हैं, कोई नैतिकता की नैतिक शिक्षा हम नहीं मानते हैं, कोई नीति शास्त्र नहीं मानते हैं, कोई हम कानून भी नहीं मानते हैं, कोई हम कुछ भी नहीं मानते हैं। सबसे अधिक प्रमुख है मनुष्य का अस्तित्व। और व्यक्ति का दर्शन वही होता है जो कि वो खुद बनाता है। समझिए, तमाम चीजों को व्यक्ति का अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में
सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपना अस्तित्व है। अब हम अगर इसको यहाँ पर देखते हैं, देखो, और जब किसी भी नियम को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आजादी मिलेगी? मिलेगी ना। अगर हम कोई नियम कायदा कानून नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? आजादी मिलेगी, हम आजाद महसूस करेंगे। और आजादी मिली और हम कोई नियम मान ही नहीं रहे हैं, हम कोई अनुशासन मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी ना। अब देखो, परिवार में, यह जो परिवार है, इसमें हर व्यक्ति का चरित्र अराजक है। परिवार का कोई सिस्टम नहीं है, अराजकता है। पढ़ाई जिसको छोड़नी है, अशोक पढ़ाई छोड़ करके बैठा हुआ है, अराजक जिंदगी उसकी है। हाँ, अराजक जिंदगी है उसकी। तस्वीरें काटता है और वो अश्लील तस्वीरों वाली पत्रिकाएं माथे के नीचे रखकर सोता है, वो पढ़ता है। अराजक जिंदगी है, ठीक। बेटी भी कोई नियम नहीं मानती है, घर छोड़ करके माँ के प्रेमी के साथ ही भाग जाती है, और फिर उससे भी संतुष्ट नहीं होती है, वापस आ जाती है। कोई अनुशासन नहीं है परिवार में, कोई दर्शन, कोई नियम, कोई अनुशासन, अराजक जिंदगी है। महेंद्र नाथ भी अपने परिवार का कुछ नहीं है, वो दोस्त के घर पड़ा हुआ है, उसकी भी अराजक जिंदगी है। और साथ ही साथ देखो, किन्नी जो कि 12-13 साल की है, बहुत छोटी है, वो भी गुस्से से भरी हुई है, विद्रोह से भरी हुई है, कोई अनुशासन नहीं मानती है। बड़े भाई को शोकी शोकी करके बुलाती है, बहन से भी उलझ पड़ती है ना, शिकायत करती है, गुस्सा होती है, पैर पटकती है, पड़ोसी से भी लड़ती, चल देती, तो वहां पर भी रहती। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम मानते हैं कि अस्तित्ववाद आजादी देता है, अस्तित्ववादी दर्शन हमारे अस्तित्व की आजादी की बात करता है, लेकिन अगर इस पर किसी भी प्रकार का अनुशासन न हो, किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व न हो, जिम्मेदारी न हो, जवाबदेही न हो, तो फिर व्यक्ति के जीवन में अराजकता आएगी। और ये आजादी का परिणाम क्या होगा? दुखी ना होगा। ये चीज भी मोहन राकेश के इस नाटक में दिखाया गया है। मैं तो पात्रों के संदर्भ में मैंने तुम्हें बताया सब। ये चीज है कि नहीं है इसमें, है ना? नहीं, लास्ट में समझ जाता है, इसको भी समझो कि चीजें ठीक नहीं हो जाती है। ये भी अस्तित्ववाद में है। नहीं, देखो, यही ना हम कहें कि हम अभिशापित हैं, स्वतंत्र होने के लिए भी अभिशापित है, निर्णय लेने के लिए भी अभिशापित है, और निर्णय का परिणाम भुगतने के लिए भी अभिशापित है। समझी? और ये तमाम जो परिस्थिति है, जो मैंने कहा मिथुन सिसिफस की बात, यही ना, मुक्ति नहीं है। फिर वो पहाड़ का चट्टान लेकर के वो ऊपर ही चढ़ेगा, और फिर फिसलेगा, और फिर चढ़ेगा। ये ही जीवन का क्रम है, ये होते रहेगा। इसलिए लोग सभी अपनी अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट हैं, ठीक है। सावित्री बार बार कहती है कि अब मैं जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहती हूँ, मैं चले जाना चाहती हूँ, घर छोड़ करके भाग जाना चाहती हूँ। महेंद्र नाथ तो ऐसी भगोड़ा है। हाँ? बेटी है, वो भी घर छोड़ करके भागकर शादी कर ली है। लड़का है, वो भी भागने की धमकी देता है, रहना नहीं चाहता है। किन्नी है, वो भी विद्रोहिनी है। तो हर आदमी है जो कि उस परिस्थिति से निकलना चाहता है, खुश होना चाहता है, लेकिन नियति ऐसी है कि हम इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। हम विवश हैं, हम सुख की तलाश करेंगे, हल्का सा सुख मिलेगा, और फिर नीचे आ जाएंगे, और फिर हम उतनी ही तृष्णा के साथ, उतनी ही बेचैनी के साथ फिर हम सुख की तलाश में लग जाएंगे। ये अस्तित्ववाद है।